नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं ऐसे विषयों की जिनके बारे में बात करने का मन होता है, जिनके बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं और सोचने का कारण हमें कई बार परिस्थितियाँ देती हैं। कई बार संसद का जो नया सत्र तीसरी बार मोदी सरकार बनती है भारत में और प्रारंभ होता है और मुद्दा ये चलता होता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान कि संविधान को खतरा है। तो क्या संविधान को खतरा है या नहीं, इसका निर्णय कौन करे? यह भी प्रश्न उठ खड़ा होता है और जब प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करना होता है, तो बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं। संवाद के द्वारा एक समन्वय को लेकर आगे बढ़ने का नाम प्रजातंत्र है, कहीं न कहीं ऐसा कहा जा सकता है। सीधे-सीधे हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत से बनती है, मेजॉरिटी से बनती है, लेकिन राष्ट्र जो है वो सर्वमत से चलता है। तो बहुमत और सर्वमत इन दोनों में भेद क्या है और क्या सर्वमत यानी कंसेंसस कंप्लीट एग्रीमेंट ऑन एनी इशू इज दैट पॉसिबल? इस तरह के विचारों और इस तरह के संदर्भ और विचार करने के लिए मैंने निवेदन किया राजेंद्र हर्ष जी और डॉक्टर हरिदास व्यास जी से। पधारिए, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। तो राजेंद्र जी, डॉक्टर हरिदास जी बैठे हैं भारत में, आप और मैं दोनों अमेरिका में बैठे हैं, तो भारत हमारे बीच में आ गया ऐसा लगता है। तो हरिदास जी एक लेखक भी हैं और बहुत बरसों से आप युवाओं से एक अध्यापक के रूप में भी जुड़े रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियों में आपने देखा होगा जीवन में सब लोग एक मत हो जाए, ऐसा संभव है क्या कभी? फिर हम इसको राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हरि जी। जी जी जी। मनुष्य है तो उसके पास बुद्धि है और बुद्धि है तो चिंतन है विश्लेषण है और विश्लेषण है तो निष्कर्ष। चूंकि सभी के पास अलग बुद्धि है तो चिंतन भी अलग है। कुछ शाखाएं प्रशाखाएं मिल सकती है, लेकिन निष्कर्ष मिलने में थोड़ा मामला टेढ़ा रहता है, प्रायः नहीं मिलते। लेकिन एक स्वस्थ अगर लोकतंत्र होता है तो निष्कर्षों के थोड़ा इधर उधर होने के बावजूद भी एक सर्वमत बनाने की कोशिश की जाती है, जो आजाद भारत में हमने देखी है। लेकिन फिर भी वो सर्वमत तो नहीं था, क्योंकि देश चलाने के लिए सहमति दे देना यह सर्वमत अपने आप में नहीं है। यह सहायता है, जो सरकार चल रही है उसको सहायता है, उसको सहयोग है। राम मनोहर लोहिया के विचारों को, राम मनोहर लोहिया अकेले विपक्ष के आदमी थे जिनके सारे भाषणों को संसद में बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और उनके भाषणों की आप किताब भी देख सकते हैं। उनके और नेहरू के बीच में विचारों का जबरदस्त मतभेद था, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने तब भी यही कहा, क्योंकि यह देश चलाना है इसलिए मैं आपके इस कार्य को अपनी ओर से सहमति देता हूं, पर मैं इससे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं। तो यानी कि सर्वमत नहीं हुआ, तो सहायता। बिल्कुल। तो हरि जी, इसमें एक दूसरा शब्द मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से, उसको समझौता कहते हैं। और पिक्चर का तो गाना है, समझौता गवाओं से कर लो, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। समझौता जो है वो स्थिति को समझकर हम किस तरह से आगे बढ़ने के लिए दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। अब इसमें लक्ष्य राजेंद्र जी जब ये हो कि राष्ट्र का विकास या राष्ट्र का उत्थान या जो राष्ट्र का कल्याण, और उस बारे में भी जब मतैक्य नहीं हो, तो फिर ये सर्वमत वाली जो बात है वो ऐसा लगता है कहीं सिर्फ सैद्धांतिक बात रह जाती है, व्यवहार में आना उसका मुश्किल। अब हम इसको सीधे-सीधे आदर्शवादी हो जाती है। बिल्कुल। और राजेंद्र जी, अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर लेते हैं तो विपक्ष यानी राहुल गांधी जी का ये कहना रहा कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो तानाशाही में संविधान को खतरा है। तो अब जितनी भी उनके पास सीटें हैं, तो विपक्ष के मन में कहीं ना कहीं यही धारणा है, जो कि वो अपने ट्विटर्स के माध्यम से या अन्य संबोधनों के माध्यम से कहते रहे। तो ये जो बात है ना कि सर्वमत, वो पहले 2 दिन जो हुए हैं ताजे उससे आपको क्या लगता है, किस तरह की संभावनाएं दिखती है? अशोक जी, मेरा ये मानना है कि बहुमत ही सर्वमत है।
कैसे मैं बताता हूँ। संविधान हम सब ने तय किया है, संविधान को हम सब लोग मानते हैं और संविधान में कहा है कि बहुमत से सरकार चलनी चाहिए। तो अगर संविधान बहुमत को ही मानता है और हम संविधान को मानते हैं तो ये सर्वमत है कि हम बहुमत को मानते हैं। तो बहुमत अपने आप में सर्वमत है और तभी सरकार चल सकती है क्योंकि ये बहुमत से होता है। लेकिन एक ऐसा अपोजिशन भी है वहां पर और होना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर हम देखें तो बहुमत में भी 40% पे सरकार बनती है, 60% लोग दूसरे बैठे। तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जो दूसरे जो लोग कह रहे हैं उनके व्यक्तियों को, उनके समूहों के अगेंस्ट हो रहा हो। ये मेरा सोच है। अगर कहीं ऐसा है कि क्योंकि संविधान जो है सबकी सुरक्षा देता है, धर्म, कास्ट और सबके हिसाब से, अगर हम संविधान के हिसाब से चलते हैं तो मेरे हिसाब से बहुमत सर्वमत है। संविधान को खतरा होने के लिए 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, वो खतरा नहीं है। संविधान में 100 से ज्यादा अभी तक सब चेंजेस हो चुके हैं और सबसे पहला चेंज नेहरू जी ने ही कर दिया पहले 2 सालों में, जिसमें उन्होंने आपकी और हमारी जो स्वतंत्रता थी बोलने की उसको कम कर दिया। तो ये तो अपने आप में कोई राइटिंग ऑन स्टोन नहीं है। दिस इज नॉट डेवलपिंग बिकॉज सिचुएशंस डेवलप होती हैं एंड लाइक द सोसाइटी डेवलप, द संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव टू डेवलप. So they develop on that, and for that changes there is a procedure that how much majority you require to change that. At the same time, the basic principles of constitution cannot be changed, and the basic principles are that you have to take care of irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of the state, irrespective of everything, you have to take it care. So there, so my situation, my saying is that बहुमत ही सर्वमत है, क्योंकि हमने सर्वमत से उस बहुमत को तय किया है। अच्छा, अभी क्या हमारे पास स्थिति हम तीनों के बीच में अपेक्षाकृत सरल है, हम तीनों तय कर सकते हैं सर्वमत आपकी बात के साथ है कि नहीं। तो हरी जी, वैसे उनका मत या जो विचार उन्होंने व्यक्त किया वो रोचक है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा राष्ट्र को चलाने के लिए सर्वमत चाहिए। मुझे लगता है वो एक भाव की दृष्टि से बात सही है, व्यवहार की दृष्टि से जो ये कह रहे हैं कि संविधान की भावना के अनुरूप जो बहुमत है उसको ही सर्वमत मान के चलना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग कहेंगे कि तानाशाही हो रही। इस मोटा मोटी भारत के परिप्रेक्ष्य में, खास करके अभी जब आपने देखा वो संविधान की प्रतियां लेके गए विपक्षी दल और उन्होंने एक प्रकार का प्रोटेस्ट पहले दिन भी किया, थोड़ा दूसरे दिन, और वो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर भी हुआ। और मुझे ये भी जोड़ने दें ताकि आप उसको भी स्पर्श कर सकें। देखिए, जब दोनों दल संसद में आने से पहले एक दूसरे के बारे में अपनी विचारधारा, दोनों दल, जब मैं कह रहा हूँ मोटा मोटी तो विपक्ष और सत्ताधारी दल ऐसा मान लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रारंभ में भी ये कहा जाता रहा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। और जब 40 के बाद में इस बार के चुनाव में 400 पार का नारा था, तो कहीं ना कहीं ये धारणा उसमें अंडरनीथ थी कि वह कांग्रेस हाशिए पर जाएगी, वो खत्म होएगी धीरे धीरे, और लोग भी ऐसा, कई लोग सोचने लगे थे जो उस प्रकार के। और राहुल गांधी का प्रारंभिक समय से सोनिया जी का वो मौत के सौदागर से लेके जो नैरेटिव रेफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलता रहा, बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेके, आरएसएस के बारे में राहुल जी जो बातें कहते रहे, मैं बहुत संक्षेप में इन बिंदुओं को इसलिए छू रहा हूँ क्योंकि ये तो एकदम टकराव वाली बातें दोनों तरफ से हो रही। उसमें सर्वमत तो एक ऐसा लगता है कि यूटोपिया जैसा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हरी जी? दरअसल अगर कोई मीटिंग भी होती है और उस मीटिंग के निष्कर्ष से कोई सहमत नहीं होता है तो वो नोट ऑफ डिसेंट लिखता है, अपना असहमति व्यक्त करता है। इसका ही एक बड़ा रूप आप संसद में देखेंगे कि संसद का विपक्ष है, वो यदि वैचारिक रूप से सहमत नहीं है तो उसके विपक्ष में वो मत देता है, और मत देने का मतलब ये है कि ये नोट ऑफ डिसेंट है। इसलिए सर्वमत शब्द राजेंद्र जी ने ठीक कहा कि राजनीति या संविधान के लिहाज से बहुमत ही सर्वमत है, लेकिन सर्वमत अपने मौलिक रूप में यदि देखा जाए तो वह
हमेशा ही अ, अ, एक ऐसा आदर्श रहा है जिसे प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जिसे अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। वो चाहे नेहरू की सरकार हो, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों की सरकार। अभी राजेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई संवैधानिक परिवर्तन करना हो तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब 2/3 बहुमत था तो क्या इस तरह का कोई परिवर्तन किया गया? कोई इस तरह का ऑफेंसिव परिवर्तन संविधान में नहीं किया गया, यानी कि एक तरह से जन सामान्य को यह संदेश पहुंचाया गया कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं था कि सबके साथ, सबके विकास में सारे लोग हमारे साथ सहमत हैं, ये कहीं नहीं था। तो सर्वमत तो खैर घर में भी नहीं होता है, ये तो राजनीतिक अखाड़े हैं। और एक बात मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं कि सर्वमत क्यों दूर की घोड़ी लगता है कि जब इतने बहुमत में मोदी सरकार थी और इतने अल्पमत में विपक्ष था, क्या विपक्ष ने कोई सकारात्मक, कोई सर्जनात्मक भूमिका निभाई? क्या इस देश के किसी बेहतर निर्णय को लेने में उसने अपना सहयोग दिया? क्या देश में जो कुछ बेहतर हुआ उसके बारे में उसने कोई अपना मत पॉजिटिव रूप से व्यक्त किया, उसे अपना समर्थन दिया? तो जब विपक्ष ऐसी हालत में भी नहीं कर सकता अपना समर्थन, तो उससे सर्वमत की आशा हम संभवतः नहीं रख सकते। तो ये जो बात राजेंद्र जी ने बहुमत ही सर्वमत है प्रजातंत्र में कही, और जो विपक्ष की अब तक की भूमिका के बारे में उसको अवलोकन करते हुए जो हरि जी ने बात कही, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते तो होंगे, पर जिस तरह से आदर्श रूप में आगे कार्य करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, शायद वो भी संदर्भ पर उनकी दृष्टि को उनके पास रखते हुए फिर से जनरल व्यू पॉइंट अगर हम भारत के संदर्भ में लें राजेंद्र जी, इतिहास की तरफ देखना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो जहां से आपका उद्गम हुआ है उनसे उनका संबंध होता है। और मैं बताता हूं कि मैं इस बात को अभी क्यों पुनः रेखांकित कर रहा हूं। पाकिस्तान बना तो किस आधार पर बना, क्या था, वो सब स्मरण करते हुए जिन्ना जी का जो कहना रहा, फिर मूलतः ये हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, और ये था नेहरू जी का भी कहना कि वो शांति से रहेंगे, अलग उनको अपना स्थान होगा, तो ऐसा था। और इधर सर्वमान्य जो एक धारणा रही कि भाई यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये इमरजेंसी जो आज 25 जून को बात कर रहे हैं, उसके आसपास के दिनों में ये जो शब्द सेक्युलरिज्म भी भारत में संविधान में उसको समाविष्ट किया गया। भावना वही थी। ये बात कई बार सर्वमत की दृष्टि से राजनीतिक रूप में उछल कर इसलिए आती है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करके जो भी राजनेता, राजनीतिक दल होगा उसको जीतने के प्रयत्न करना उसके लिए लाजमी हो जाता है। तो अभी जैसे ये हुआ कि ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या मुसलमान इनको वोट नहीं दे, ऐसे बहुत सारी आवाजें रही और कई स्थानों पर ऐसा देखा भी गया कि उन्होंने एक साथ जो वोट दिए ऐसे दिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी वापस से नहीं आए। तो वहां भी सर्वमत बैठ नहीं पाता है। इस बात को मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और लाता हूँ। फिर जो विवाद चलता रहा है पैलेस्टीन का और इजराइल का, तो ओवैसी जी ने कुछ नारे लगाए जो प्रो पैलेस्टाइन थे। उसको लेके कुछ सदस्यों का ये कहना था कि इन्होंने संविधान के साथ में छेड़खानी कर दी है। हम उस बात की बहुत निटी-ग्रिटी में नहीं भी जाएं, पर मोटा मोटी ये जो स्थितियां हैं उनको भी आपको जो राष्ट्र को लेकर आगे चलना है, तो कोई ऐसी स्थान तक पहुंचना आवश्यक है कि जहां सब लोग कम से कम राष्ट्र हित के बारे में सोच सकते हो, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर जो बातें कहते हो या जो भी कदम उठाते हो वो स्थिति बनती हो। ऐसी संभावना आप वर्तमान जो संसद प्रारंभ हुई है, नई सरकार तीसरी टर्म, कैसे देखते हैं राजेंद्र जी?
देखिए, सर्वमत और बहुमत जो है, जब मत की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा विचार क्या है। तो क्या विचार, जब एक कैपिटलिस्ट विचार है, पूंजीवादी विचार हो, एक समाजवादी विचार हो, तो एक अलग लगता है। अगर विचारों की लड़ाई हो तो कुछ चीजें इस राष्ट्र में ऐसी होती है जो विचारों से अबव होती है। जैसे हमें किसी एक बड़ा डैम बनाना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए, फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, डिफेंस होना चाहिए। कई चीजें देश में जो सरकारें तय करती है, उनमें उन विचारधाराओं का कोई अर्थ नहीं होता है। सिर्फ एक आर्थिक विचारधारा में एक ऐसा एक फर्क होता है, जहां तक ये। लेकिन तकलीफ ये है कि आज की राजनीति में विचारों की लड़ाई नहीं है। आज की राजनीति जो बीजेपी की है वही कांग्रेस की है। वो भी समाज में सबको फ्री कुछ देना चाहता है, ये उतना ही देना चाहता है, क्योंकि ये सरकार में है तो फ्री देने के पहले सोचना पड़ेगा हमारे में पैसा कितना है। और वो चूंकि सरकार में नहीं है और राज्य सरकार में है तो पैसा मांग सकते हैं केंद्र सरकार से, इसलिए वो ये नहीं सोचते हैं। आज की तारीख में विचारों की लड़ाई तो है ही नहीं। दूसरा, जब विचारों की लड़ाई नहीं है तो हमारी लड़ाई पर्सनालिटी की है। मोदी विरोधी, कांग्रेस विरोधी, राहुल गांधी विरोधी। अगर हम राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं या मोदी पर अटैक कर रहे हैं तो मोदी कुछ भी करे, चाहे अच्छा करे बुरा करे मुझके। अब वो जो फॉर्म लॉ जो कांग्रेस कई सालों से बोलती रही, उसका उन्होंने विरोध कर दिया, जो उनके मैनिफेस्टो में था। जो हिंदू जो बाहर से पाकिस्तान से आने वाले थे और नेहरू जी के जमाने से ये कहा जा रहा था कि हम उनको राष्ट्रीयता देंगे, उसी सीए के अगेंस्ट में हम सब खड़े हो गए। तो बात विचारों की लड़ाई की जब है ही नहीं, जब बात यह है कि ये व्यक्ति जो करता है हमें उसका विरोध करना है और हम इस व्यक्ति को नहीं आना देना चाहते हैं सरकार में, तो फिर सर्वमत का तो संभव कहीं संभावना कहीं दिखती ही नहीं है। जब एक बार डिसाइड हो गया कि मोदी के सामने जितने भी एसआईटी लगाने थे कांग्रेस ने, गुजरात के दंगों के से उनको बिल्कुल बरी कर दिया। हर तरफ की एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तरीके से उनके ऊपर सारे लगाए गए केसेस, वो उसे निखर के बाहर आ गए। लेकिन फिर भी आज वो गुजरात के दंगों की बात करते थकते नहीं और उसको मोदी के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल। तो अगर हमारा इंस्टीट्यूशन पर ही विश्वास नहीं है, अगर इंस्टीट्यूशन कोई हम कह रहे हैं कि वो गलत है, और कभी गलत है और कभी सही, हमारे पक्ष में हो तो सही है, किसी दूसरे पक्ष में तो गलत है, ऐसे माहौल में सर्वमत तो कहीं से कहीं संभावना मुझे सर्वमत की, एक सहमति की, सर्वमत तो भूल जाएं, सहमति की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर मोदी जो है सारे देशों में घूम करके देश के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां लोग 80 साल से नहीं गए, 50 साल से नहीं गए, कोई गए नहीं वहां पर, वहां जा रहे हैं और कह रहे तो बोल रहे तो टूरिज्म कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति के खिलाफ है तो कैसे मत, क्यों फिर वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, प्रजातांत्रिक ढंग से करेगा, तानाशाही ढंग से करेगा, तो सब गलत ही है। तो ये तो एक कल्पना से परे है कि इस संसद में कोई भी सर्वमत भूल जाए, सहमति भी मेरे हिसाब से संभव नहीं है। तो ये राजेंद्र जी क्या क्या बात कही आपने, बहुत खूब। दरअसल आपने तो एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। अशोक भाई सॉरी, मैं आपकी जगह बोल रहा हूं कि जिस लोकतंत्र में यह सब होता, क्या यह केवल भारत के लोकतंत्र में होता है? ये सभी लोकतांत्रिक देशों में यही होता है। विरोध है, सभी जगह अंध विरोध है। तो राजेंद्र जी ने तो अशोक भाई एक सवाल खड़ा कर दिया है कि जब लोकतंत्र में विचार को इतना गौण बना दिया गया है और व्यक्ति विरोध को इतना प्रधान बना दिया गया है, तो क्या लोकतंत्र का औचित्य क्या है? क्या अशोक भाई? देखिए, आप और अलग आयाम जो है उसको उद्घाटित कर रहे हैं। लोकतंत्र का औचित्य के बारे में नहीं जाते हुए, मैं जिस जगह राजेंद्र जी ने कहा कि व्यक्ति का विरोध है, वैचारिक लड़ाई नहीं है, उसको ही थोड़ा सा और मैं देखूं कि व्यक्ति का विरोध है तो क्यों है, उसके लिए कोई ना कोई कारण है या गढ़ दिया जाता है, या आप वो देखते हैं जो कि छवि आपने बना ली होती है। जैसे कि वो तानाशाह की छवि बना दी गई, हालांकि 10 साल में वो तानाशाही
उस प्रकार की कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन वो फिर जनता तक भी पहुंच जाती है। तो ये जो प्रश्न हरि जी ने उठाया, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रजातांत्रिक पद्धति की क्या खूबियां हैं और क्या उसमें ऐसी बातें हैं जो राष्ट्र के विकास में बाधक भी हो सकती हैं। पर जो जो भी शासन प्रणाली वर्तमान में है, उसमें तानाशाही के मुकाबले में डेमोक्रेसी बेटर होगी, ऐसा नहीं सोचना भी हमको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तानाशाही कहीं भी जा सकती है ऐसा करते हुए। तो फिलहाल इसके अंदर की संभावनाओं को देखते हुए जो राजेंद्र जी का प्रश्न है हरि जी की पर्सनैलिटी वाली बात है, और कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जैसा एक नेता जो भारत का हुआ वो इंदिरा जी हुई। और आज जब हम 25 जून को बात करें तो अगेन इंदिरा जी के साथ में एक वो इमरजेंसी लगाने वाली बात भी जुड़ी रहती है। तो मोटा मोटी व्यक्ति के रूप में अगर हम नरेंद्र मोदी जी के अंदर से देखते हैं, तो वो ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि लोग उनको सही सही समझने लगे। जैसे कई लोग उनको ऐसा इतना सही समझते हैं कि उनको मोदी भक्त की संज्ञा तक मिल जाती है। तो मध्य में आके एक मनुष्य अच्छा कार्य कर रहा है, राष्ट्र निष्ठा के साथ कर रहा है, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पुनः स्थापित करने की तरफ भी जिसका ध्यान है, और बल्कि किया भी है कई रूपों में। वो भी नालंदा विश्वविद्यालय भी इनके तीसरे कार्यकाल में जिसका पुणे परिसर का उद्घाटन हुआ। तो मैं, चूंकि समय बहुत सारा नहीं होगा हरि जी, तो ये आपको क्या लगता है, इन्होंने जैसे अब मैंने प्रारंभ में कहा कि उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत होना भारत के लिए अच्छा होगा। तो अगर मैं राहुल गांधी हूँ, मैं अपने आप को कांग्रेस मानता हूँ, तो फिर मुझे कैसे लगेगा कि मैं इनके साथ सहमति बिठाऊं? तो दोनों तरफ आग बराबर लगी होती है ना इश्क में, वैसी वाली स्थिति है, या कुछ एक्सक्लूसिव एंटी मोदी वेव जैसी जनरेट कई कारणों से की जाती है? एंड अलाउ मी टू ऐड, मैं कई बार जो पाश्चात्य देशों के अखबार देखता हूँ राजेंद्र जी, चाहे यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, और कई बार यूके के भी कुछ खबरें इस तरह की आती हैं, ऐसा लगता है द वर्ल्ड व्यू while on world stage Pradhanmantri Narendra Modi has made his name and has made his mark and is seen respectfully, और उसको लेके भारत के बारे में भी एक नई तरह से सोच विकसित हुई है। बट देर आर सर्टेन फोर्सेस विच आर एंटी मोदी, मतलब उसमें वो कुछ कर सकते हैं क्या, या दिस इज द इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स विच इज likely to remain like this, and we will have to see its रिपल्स, जो जैसे अब सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहले 2-3 दिन जैसे होता है ना क्रिकेट में बैटिंग करने के लिए आते थे, पहली कैसी बॉलें हो रही है वगैरह। तो ओवरऑल हरी थोड़ा व्यापक है विषय, लेकिन अशोक भाई, हाँ राजेंद्र जी प्लीज बोलिए। बस एक इसमें बात करनी थी कि ये एक यूटोपिया है। ऐसा है कि मानव का स्वभाव ऐसा है कि ईर्ष्या का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। और पहली बात, मेरा प्रश्न है कि क्या मोदी को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सब उनको सहमति लगे? ये क्वेश्चन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी एक अच्छा दिखाई दें, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र का काम हो? इंपॉर्टेंट क्या है वो ज्यादा सोचने की जरूरत है। गांधी जी जैसे के सामने भी नाथुराम गोडसे होते हैं। गांधी जी से ज्यादा अहिंसात्मक तो कोई नहीं हो सकता। गांधी जी से ज्यादा सबको साथ लेने की कोशिश करने वाला वो भी जो है सब कुछ करते हुए सुभाष चंद्र बोस को साथ नहीं ले पाए। अगर गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को साथ नहीं ले पाए, जहां सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े राष्ट्रभक्त, इतना बड़े उस समय आजादी के लिए लड़ रहे थे, और वहां एक कॉमन एनिमी हमारे सामने ब्रिटिश सरकार थी, तो ये सोचना कि मोदी किसी भी कैपेबिलिटी में राहुल गांधी जी को या किसी अपोजिशन को साथ ले पाएंगे जहां हमारे सामने कॉमन एनिमी नहीं है। तो हरी जी, आपके पास माइक आने वाले, मैं बीच में ले लिया सिर्फ ये कहने के लिए कि वहां तो सचमुच वैचारिक लड़ाई थी, क्योंकि जो पद्धति गांधी जी अहिंसा की जिस तरह से अपना रहे थे या अपनाना चाहते थे, जिसके हिमायती थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जो डंग था वो अलग था, वो उनसे असहमत थे। अब मैं मोटा मोटी कहूँ, व्यक्तित्व की लड़ाई भी होगी वहां भी शायद, लेकिन वहां ऐसा लगता है अब इतने सालों के बाद की वैचारिक लड़ाई बहुत स्पष्ट थी। हरी जी, गांधी जी की बात शुरू हुई है, महान चिंतक के रूप में, अहिंसा के पुजारी के रूप में आज उनका नाम इतना है कि
कई बार उनका समुचित विश्लेषण नहीं किया गया और करने पर एक हिचक होती है। दूसरी ओर जो उनके विरोधी है वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं और खुल के कहते हैं, लेकिन आज 70 साल बाद भी कोई गांधी विरोध में कोई स्थापित सत्य भी नहीं कह पाए कि ये बड़ा जल्द समय के साथ हो। तो वहां भी आप कह सकते हैं कि गांधी के प्रति एक अंधभक्ति थी, आप कह सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि गांधी को ये कहना पड़ा कि अगर मुस्लिम तुम्हें मारता भी है तो सहर्ष तुम मर जाओ? ये क्या गांधी के कद के अनुरूप ये बात थी? ये क्यों हुआ कि पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे उसमें गांधी चुप रहे, और जब हिंदुओं ने पलटवार करना शुरू किया तो उस कसाई का नाम आपको मालूम ही है, उसने जब शस्त्र उठा लिए और जब मुसलमान पिटना शुरू हुए तो गांधी जी वहां पहुंच गए और उन्होंने वो रुकवा दिया। तो यह वैचारिक लड़ाई में इसे नहीं कहता, मैं इसे तात्कालिक और दूरगामी लाभों के अंतर्गत किए गए अपने अपने मंतव्य और मंतव्य के अनुसार की गई कार्यवाही है। जब 95.something% भारतीय मुसलमानों ने इस पक्ष में मतदान कर दिया कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनना चाहिए, तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आप मत भूलिए, जो कहते हैं कि यह अलग बन गया तो अब मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए। जब तक वो रहेंगे तब तक यहां शांति नहीं रहेगी। पटेल ने भी यही बात कही। यहां विचार था, यहां तुष्टीकरण नहीं था। यहां जो एक कांग्रेस सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जा रही थी उस नीति का विरोध था, वहां व्यक्तिगत विरोध नहीं था, इसलिए वह विरोध महत्वपूर्ण था। क्या आज का विरोध राहुल गांधी का विरोध नीतिगत विरोध है? मुझे माफ कीजिए, कहने दीजिए, कांग्रेस न तो इतिहास अपना पढ़ना चाहती है और न ही कांग्रेस बौद्धिक विश्लेषण या बौद्धिक बातचीत या संवाद करना चाहती है। वह एक हंगामा करना चाहती है, इसलिए यहां सर्वमत हो नहीं सकता, इसलिए हम वैचारिक विरोध की बात आ नहीं सकती। यहां तो केवल और केवल यह तथ्य है, और बड़ा शर्मिंदगी वाला तथ्य है, कि हम इस सरकार में कितनी अड़चनें पैदा कर सकते हैं, उतनी अड़चनें पैदा की जाए। मैं आपकी बात में अड़चन पैदा कर रहा हूँ समय को देखते हुए, और मुझे ऐसे याद आता है कि अल्परसों कोई हेडलाइन थी कि चिदम्बरम जी ने ऐसा कहा कि वो इस सरकार को पूरा चलने नहीं देंगे, इनकी सरकार को गिरा देंगे, ऐसा कुछ। बहरहाल, तो वो विचार अपने स्थान पर हैं, कौन क्या सोचता है, पर फिलहाल कुछ मुद्दे जो आपने लास्ट में अभी रेफर करते हुए अम्बेडकर जी को और दिए हैं, वो भी और अधिक चिंतन की मांग करता है। पर इसमें मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि अब हम जहां हैं वहां हमें साथ साथ एक साथ आगे बढ़ने के लिए इस तरह का चिंतन चाहिए कि नेता भी वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में। आप 20 सेकंड अपने ले सकते हैं राजेंद्र, क्विक। सिर्फ एक बात करें, अभी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे वो कह रहा है कि सब जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का होना चाहिए, लेकिन जितनी भी स्टेट की सरकारें हैं, कांग्रेस की है, तमिल टीएमसी की है, वहां सब जगह डिप्टी स्पीकर है, और चेन्नई रूलिंग पार्टी का है, सब रूलिंग पार्टी के हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, डिप्टी स्पीकर जो है ऐसा होना चाहिए। जब ठीक है, बिल्कुल सही ढंग से समझना बहुत ही आवश्यक है और उसकी प्रयास जारी रहेंगे। राजेंद्र जी और हरि जी, आपने बहुत विचारोत्तेजक बातें अपनी जो हमारे सामने रखी, उसके लिए आपका आभार है। इस तरह से चिंतन हमारा और उन्नत हो। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।